नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। मानसून की बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव की समस्या हो गई है। कई इलाकों में जोरदार बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और जब जोरदार बारिश होती है तो वो सिर्फ इंसानों के लिए ही आफत नहीं लाती है, बल्कि जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, फसलों, वनस्पतियों के लिए भी घातक हो जाती है। और कभी कभी नुकसान इतना ज्यादा होता है कि उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। बात किसान की करें तो उसके लिए उसकी फसल और पशु सबसे बड़ा धन होते हैं। एक हद तक तो बरसात फसलों और पशुओं के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन बहुत ज्यादा होने पर यह फसलों को नुकसान पहुंचाती है। फसलों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाता है। बाढ़ आने से पूरे के पूरे खेत खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर किसान थोड़ी सी सावधानी बरतें तो बहुत ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ पशु भी बरसात के दिनों में कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर पशुपालक कुछ सावधानी बरतें, अपने पशुओं को बचाकर रखें, तो किसान अपनी इस संपत्ति को सुरक्षित रख सकता है। और खबर फास्ट की ये कोशिश रहती है कि देश के किसान को जागरूक बनाएं, उसकी फसल और पशुधन को सुरक्षित रखने में किसान की मदद करें। और इसी कड़ी में हम ऐसे विशेषज्ञों से बात करते हैं जो खेतीबाड़ी और पशुधन के विशेष जानकार होते हैं, और वो हमारे देश के किसानों को ऐसे टिप्स दें जो उनके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आज हम इन्हीं खास जो किसान की चिंता है उसको लेकर बात करेंगे कि बरसात बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही है। बहुत से खेत जो है वो जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते फसलें खराब हो रही हैं। और उसके साथ साथ पशुओं में कई बीमारियां आ जाती हैं, उनके खुर खराब हो जाते हैं। बरसात से भीगा हुआ चारा दाना जब पशु पशु खाते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। पशु दाने का जो भंडारण करते हैं, रख रखाव करते हैं, वो भी गीला हो जाता है, नमी आ जाती है। दुधारू पशुओं को भी कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। हरे चारे की गुणवत्ता पर भी इसका असर पड़ता है। जो हरा चारा पशुओं को हम खिलाते हैं, जीवाणुओं और कीटाणुओं का पैदा होना भी आम बात हो जाती है बरसात के दिनों में। खरीफ की फसलों की बात करें तो उन पर और सब्जियों पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा की फसलें, जो खरीफ की फसलें प्रभावित होती हैं। मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया पर भी बरसात ज्यादा होती है तो नुकसान होता है। मूंगफली, सूरजमुखी, तिल पर भी इसका असर पड़ता है। तमाम वो नुकसान हैं जो बरसात के दिनों में किसान को, पशुपालकों को हो सकते हैं। लेकिन इनसे बचे कैसे, आज विशेषज्ञों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। उन सब से हम बातचीत करेंगे और किसानों के लिए जितना हो सकता है मददगार ये आज का कार्यक्रम होने वाला है। मैं सबसे पहले मेहमानों का परिचय करा देता हूं। विजय कुमार रिटायर्ड ब्लॉक अधिकारी हैं, कृषि अधिकारी हैं। विजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बलविंदर सिंह किसान है हमारे साथ। बलविंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पवनजीत पूनिया है, किसान है वो भी। पवनजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेंद्र है, पशु विशेषज्ञ। डॉक्टर राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा मैं। जैसे कि हम देखते हैं बरसात के दिनों में कई सारी दिक्कतें हैं। जी सर। हाँ शमशेर जी। जी सुन पा रहा हूं आपको सर। एक सवाल मेरा कि थोड़ी पशुओं में, आवाज कट रही है, आवाज साफ नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। चलिए टेक्निकली कोई दिक्कत है, राजेंद्र जी के पास हम फिर लौटेंगे। लेकिन विजय कुमार जी हमारे साथ रिटायर्ड खंड कृषि अधिकारी हैं। विजय कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, बरसात ज्यादा होती है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। लेकिन आज हम बात ये कर रहे हैं कि कुछ अगर सावधानी बरतें तो किसान जो है बरसात के दिनों में, बहुत ज्यादा बरसात जब हो जाती है तो थोड़ी सावधानी रखें तो अपनी फसलों को वो बचा सकते हैं। जैसे धान की फसल है, सूरजमुखी है, और भी तमाम ऐसे जो हमारी इसके साथ साथ सब्जियां होती हैं उनको भी बचा सकते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं? पहले तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और उपाय फिर क्या कर सकते हैं? देखिए शमशेर सिंह जी, ज्यादा बरसात होने की वजह से अगर फसल में पानी खड़ा हो जाए जी। तो कुछ जो फसलें हैं अपने, जैसे धान है, तो उसके अंदर इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। हम्म। अगर बरसात होने के बाद 2-3 दिन तक अगर तेज धूप निकले, हम्म। पानी अगर गर्म हो जाए तो बरसात का पानी बाहर निकालना पड़ता है। हम्म। और नरमे की जो फसल है उसमें अगर 2 दिन पानी खड़ा रह जाए और पानी अगर गर्म हो जाए हम्म। तो उसमें एक सडन विल्ट की बीमारी है, वो बीमारी आ सकती है। हम्म। उसके बचाव के लिए हमें 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 100 लीटर पानी में जी। स्प्रे करने से वो सडन विल्ट का रोकथाम हो सकती है। ज्यादातर सब्जियों में फंगस की बीमारी आ जाती है। ज्यादा बरसात और ह्यूमिडिटी बढ़ने से फंगस की बीमारी जो है, फंगस ज्यादा ग्रो कर जाती है।
तो उसके लिए हमें फंजीसाइड की जो है दवाई जो फंगस को रोकने के लिए काम आती है, वो दवाइयाँ हम प्रयोग कर सकते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह से। ज़्यादा पानी अगर अब जिस तरह रेतीला एरिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा से मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ इतनी ज़्यादा बरसात नहीं है। कुछ गाँव में पानी इकट्ठा हुआ है, तो उन लोगों को सलाह यही दे रहे हैं कि वे पानी बाहर निकाल दें, ड्रेन से निकाल दें, या जो साथ लगती नहरें हैं उनमें डाल दें, या जो खाड़े होते हैं उनमें डाल दें, या जो रिचार्ज बोर अगर किसी के है तो उस बोर में डाल दें। इतनी ज़्यादा यहाँ सिरसा में लगभग 40 mm बरसात है, खंडोडा में हुई है, तो इतना ज़्यादा नुकसान वाली यहाँ बात नहीं है। ठीक है। तो अगर ज़्यादा दिन तक अगर पानी रुक जाए तो सावनी की फसल है, पानी की तो जरूरत रहती है इसमें। अगर ज़्यादा दिन रुक जाए तो इसमें सडन विल्ट वगैरह की बीमारी भी आ सकती है कपास की फसल। ठीक है, आपके पास लोटू के विजय कुमार जी, बलविंदर सिंह किसान हैं और पवनजीत भी किसान है। बलविंदर सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो इस वक्त विजय कुमार जी कुछ उपाय बता रहे हैं बरसात के दिनों में कैसे हम अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, अगर मैं बिना दवाओं के, बिना किसी छिड़काव के बात करूं, तो क्या आप लोग करते हो अपनी फसलों को बचाने के लिए? जब बरसात ज़्यादा हो जाती है, नरबे की फसल की बात कर लेते हैं या फिर हम सब्जियों की बात करें, तमाम ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादा बरसात होने पे उनका नुकसान होना लाजमी सी बात है। आप क्या उपाय करते हो? और सब्जी की फसल और जैसे गेहूँ, ये अपने डंगरों का चारा की उगाते हैं। नरमा की फसल हम नहीं करते इधर साइड, सेवा साइड। तो जैसे धान की फसल है, उसमें जैसे अब बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, उसके अंदर जैसे ज्यादा मतलब कि पानी जहाँ खड़ा है नीचे से फुसाव में कभी कमी आती है सर। और उसकी पानी की निकासी भी इतनी नहीं कर सकते हैं कि आगे कर सके। हर खेत पूरा पूरा फुल हो रहा है, बरसात ज्यादा हो रही है जी। तो उसमें तो सिर्फ एक ही है, जैसे आजकल 35-40 दिन से धान की फसल लगाई हो गई, उसके अंदर जैसे आजकल ज्यादा पत्ता लपेट और सूंडी का प्रकोप ज्यादा आने वाला है 5-7 दिन के अंदर, 1 तारीख से 1 अगस्त तक। सुन रहे हैं सर? जी सुन पा रहा हूँ बलविंदर जी। तो इसके लिए यही कार्ड टेप ऐसे कुछ भी ऐसे हम तो समाधान करते हैं। बाकी पानी थोड़ा ज्यादा है बराबर बरसात की वजह से आपकी बात। और जैसे सब्जी में तो बहुत ही नुकसान, नष्ट ही हो चुकी है सब्जी की फसल तो बिल्कुल ही। जैसे ये लगा लो आप टमाटर है, टमाटर जैसे था वो पहले किसान हरियाणा किसान बोता था तो 5-10 रुपए किलो बिकता था मंडी में। अब जैसे टमाटर बाहर से आ रहा है, यहाँ की फसल वहाँ 70-80 रुपए आप देख लो मंडी में भाव कितना हो रहा है। तो किसान की तरफ इस चीज का सरकार का ध्यान कम है कि जो हरियाणा किसान है उसकी साइड सरकार पूरा ध्यान नहीं देगी। ठीक है बलविंदर सिंह जी, पवनजीत जी आपसे जानना चाहूंगा, जैसे बलविंदर जी बात कर रहे हैं, दिक्कतें सभी किसानों के सामने आती हैं, लेकिन इन दिक्कतों से सामना करना किसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या आप लोग करते हो बरसात के सीजन में, जब बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है, अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या उपाय आप लोग करते हो? सर सबसे पहले तो मेरा सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। और उसके बाद ये है कि सर जैसे अब बरसात का पानी देखा जाए तो बरसात बहुत ज्यादा हुई है इस साइड में, और सारे जो एरिया है सारा फ्लडेड है, तकरीबन सभी के पानी सबका ओवरफ्लो है इस टाइम। और इसके सबसे पहली बात तो हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे आपका कहना है कि नाले में निकाल दें या कोई नहर है उसके अंदर निकाल दें, अगर उसका ऑप्शन भी नहीं निकलता तो उसके बाद हम ट्रैक्टर वगैरह लगा के तो फिर खेत का पानी बाहर निकालते हैं। उसके अंदर फार्मर को अलग से खर्चा करना पड़ता है, जैसे तेल का खर्चा उसका अलग से जुड़ गया, ट्रैक्टर का खर्चा उसका अलग से जुड़ गया। और उसके बाद अगर फसल ह्यूमिडिटी, जैसे डॉक्टर ने बताया कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो फंगस वायरस की बीमारियां आने के चांस ज्यादा रहते हैं उसके अंदर। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उसके लिए फिर पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है, फंगीसाइड वगैरह यूज करना पड़ता है, तो उससे हमारे और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये हम तो यही सरकार से कहते हैं कि आप जो फ्लडेड एरिया है जहाँ पे खेतों के धान को लगाए को कम से कम 35 दिन हो गए हैं और उन खेतों के अंदर वो और फ्लडेड हो गया और वो फसल तकरीबन अगर आप देखोगे पानी के अंदर सारी की सारी डूब चुकी है और उसके अंदर अब गलना शुरू हो जाता है। कई फार्मरों को तो ऐसे दोबारा करना पड़ रहा है कि उनको दोबारा धान की रोपाई करनी पड़ रही है कि उसके अंदर डबल खर्चा है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो भी फ्लडेड एरिया है जहाँ जहाँ भी नुकसान है वहाँ पे उचित गिरदावरी करवा के जो फार्मर का मुआवजा बनता है उसको मुआवजा दिया जाए। सबसे बड़ी डिमांड तो सर हमारी यही है। ठीक है, उसके बाद रही बरसात के अंदर बीमारियों आने के चांस, बीमारी ये है कि धान के अंदर जो है अब जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फंगस पैदा होगी वो।
उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फंगीसाइड वगैरह डालना पड़ता है उसके अंदर। तो उसके बाद अगर वो कवर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कवर होता तो और कॉस्टली वो करना पड़ता है, जिससे फार्मर को एक समय का लॉस तो है ही है, साथ में उसके पैसे की भी बर्बादी है सर। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और इसके बाद जो हम सोचते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, हमें जो एमएसपी मिलता है वो भी अब सरकार का जो अध्यादेश इन्होंने लागू किया है वो भी किसानों के हित में नहीं है। जो इन्होंने किया है कि मंडीकरण से सीधा भी एक आड़तियों को तोड़ दिया फार्मर से, तो इनका ये भी सरकार का वो भी गलत है। ठीक है, क्योंकि फार्मर का और आड़ती का एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये आज से नहीं बहुत पुरानी सदियों से चलता आ रहा है जी। ठीक है ना, जिससे कि फार्मर का लेन देन जो होता है वो सिर्फ आरती के थ्रू होता है, हर टाइम बैंक कर्जा नहीं देता। और ना फार्मर के पास जब छुट्टी का दिन है, फार्मर का कोई घर पे मरीज बीमार है या उसको कोई ऐसे इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, वो पैसा कहाँ से लाएगा? बैंक की छुट्टी है तो पैसा कहाँ से लेगा? वो सीधा आरती के पास जाता था जी। और सरकार की पॉलिसियां ऐसी बन गई कि सरकार आरतियां पीछे हटने लगा किसानों से, तो वो कैसे कवर करेगा उस चीज को? सरकार की जो पॉलिसियां उससे हम ना खुश हैं। ठीक है, ठीक है, वो हमारे फायदे के लिए नहीं है। फार्मर अब हमारा मक्के का समर्थन मूल्य 1800 रुपए निकाला गवर्नमेंट ने, पर हमारा जो मक्का बिका है 1000-1200 रुपए मंडीकरण में हुआ है। बताओ, उसके अंदर फार्मर का लॉस। पहली बात तो मौसम साथ नहीं देता किसान का, और रही सही कसर ये सरकारें निकाल रही हैं हमारे साथ, ये अच्छी बात तो है नहीं सर जी। ठीक है, जिसके कारण किसान मजबूर हो जाता है कि आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर है। ठीक है पवन जीत जी, आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर राजेंद्र जी के पास चलूंगा एक बार। राजेंद्र जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल शमशेर जी। राजेंद्र जी, पशुओं की बीमारियों की थोड़ी बात करेंगे आपसे कि बरसात के दिनों में कई सारी ऐसी बीमारियां पशुओं में आ जाती हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी जो पालक हैं उनमें कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियां जो खतरनाक हो सकती हैं पशुओं के लिए, और उनसे हम कैसे उनको बचा सकते हैं? जो ज्यादा जो है बीमारियां हैं वो संक्रमण वाली बीमारियां हैं, खास तौर से मुंह खुर गलघोटू लंगड़ा बुखार जी। और जो है ना कुछ टॉक्सिक जो है भेड़ बकरी और पशुओं के शरीर में बरसात के मौसम में जमा हो जाती है जी। इसके साथ साथ जो है जैसे परजीव हैं बाहर के और पेट के, पेट के अंदर कीड़े बड़े पशुओं में और पशुओं में जून, इसका जो है प्रभाव बहुत भयंकर रूप से जो है छोटे बच्चों को अंदर से जो है ना कमजोर कर देते हैं। बड़े पशु हैं उनकी खुराक को चूस के उनको कमजोर कर देते हैं, दूध उत्पादन जो है कम हो जाता है। इसका प्रमुख कारण है गला चढ़ा चारा खिलाना इस मौसम में खास तौर से, और सफाई नहीं करना जो है, और रेत मिट्टी जो है ना साथ में जो हरा चारा है उससे भी आ जाती है। तो ज्यादा गीला चारा भी नहीं खिलाना है। खास तौर से जो प्रबंध हमने बीमारी की बात की है, इसके साथ साथ जो है ना अन्य प्रबंध जैसे घर व्यवस्था है और प्रबंध है पशु को, जैसे घर के अंदर आपने बिछावन है प्रमुख रूप से उसका प्रबंध रखना है, और जो है ना हवादारी का देखना है। कम से कम जो है 80 से 90% जो है ताजा हवा कम से कम चाहिए पशु को, और मैं तो कहूँगा 98 से 100% हो ताजा हवा का प्रावधान पशु घर के अंदर तो और भी अच्छा है। तो हवा का प्रबंध है, धूप रोशनी का भी जो है ना हमने ध्यान रखना है, और साथ में जो है बिछावन है। बिछावन में खास तौर से जो ज्यादा नमी हो जाती है इस मौसम के अंदर और फुहार वगैरह भी लग जाती है, तो नीचे से पेशाब वगैरह करता है तो पशु गीला नहीं होने दो, तो गीला हो जाए तो उसको सूखा कर दें। और आजकल तो मैं कहूँगा कि खास तौर से जो गद्दे आ रहे हैं उसको धूप लगा के दूसरा भी बदल सकते हैं। और इसके साथ साथ खनिज मिश्रण जो है खुराक के अंदर, खुराक का भी विशेष ध्यान रखना है। हरे चारे, सूखे चारे और जो दाना मिश्रण है इसका एक अनुपात है वो बना के देना है। तो मैं कहूँगा पूरी बातें अभी करें, धीरे धीरे करके जो है विषय पर विषय चलें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप किसानों को जागरूक करने के लिए अपनी बात को जारी रख सकते हैं। ठीक है शमशेर जी, सबसे पहले जो मैं बात बताता हूँ कि हवा का आगमन, हवा के लिए जो है घर के अंदर मैं कहूँगा कि स्थान पूरा देना है पशु को। खास तौर से जो बड़ा पशु है भैंस, उसको 4 वर्ग जगह जरूर चाहिए अंदर बांधने के लिए, पूरा उससे दुगुना स्थान, ताकि वो घूमना फिरना भी जो है जरूरी है।
खुलता है बरसात के मौसम में, खास तौर से मौसम। और सुबह शाम मक्खी मच्छर से बचाना है। घर के अंदर जो है मच्छरदानी या बाहर जो है बांधे हैं तो मच्छरदानी या जो धूप उससे जो ना धुआं वगैरह कर दें, ताकि जो है ना मच्छरों से बचा जा सके और मक्खियों से इस मौसम में खास तौर से छिड़काव वगैरह करे रखे अंदर के जो है ना जो छोटे जो हल्के जो कीटनाशक हैं उनका पशु घर के अंदर जी। तो इसके साथ साथ जैसे रोशनी है, जब मौसम खुल जाता है तो हवा जो खिड़कियां हैं वो खोल देनी चाहिए और उसमें हवा जो है आर पार और धूप भी हो। और जो बिछावन है अगर मिट्टी वाला जो आपने बिछावन कर रखा है उसके ऊपर बुरादा या जो है ना छटवा वगैरह डाल रखी है तो उसमें हाथ जरूर निकालें ताकि जो है उसमें बदबू ना हो जी। तो इसके साथ साथ अपने में खान पान की बात, दूसरी बात आती विशेष तौर से खान पान में 3 प्रकार के चारे पशुओं के लिए जरूरी है। सबसे पहले सूखा चारा पेट भरने के लिए जो है ना 2.5 से 3% जो है ना गाय और भैंस जो वजन का हर पशु का जो है जरूरी है। तो 2.5% हम बीज का ले लेते हैं। जैसे 400 किलोग्राम वजन का पशु है तो उसका 2.5% के हिसाब से 10 किलोग्राम जो है सूखा पदार्थ यानी कि कूड़ा है, छानी है सूखी, और जो धान की पुआड़ वगैरह खिलाने लगे आज लोग जो है ना, क्योंकि तूड़ी कमी पड़ गई जो कि कटाई जो है ना मशीनों से होगी और कल्याण बीज आ गया तो इसमें जो है ना कूड़े की कमी है। और कूड़ा जब मौसम चला जाता है जैसे इन दिनों में खास तौर से जब दिसंबर जनवरी आता है गेहूं की फसल कटाई अप्रैल से पहले तो वहाँ तो 11-12 रुपए जो है ना किलोग्राम तक पहुँच जाता है। तो ऐसी अवस्था में जो आपने 10% यानी कि 3%, 2.5% के हिसाब से सूखा कूड़ा देना जरूरी। इसका दुगुना, ये तो पेट भरने के लिए मैंने सूखा चारा बताया, दुगुना जो है ना कम से कम उसका उत्पादन लेने के लिए हरा चारा देना है। हरे चारे में भी 2 प्रकार के चारे अगर हम मिला के देंगे, इसमें खास तौर से जो अनाज वाले आपका जो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है आजकल जो है ना, और इसके साथ जो है ना मैं कहूँगा लोबिया भी हो तो बहुत बढ़िया है क्योंकि ये दाल वाले हैं लोबिया, और साथ में जो कि दोनों तरह के हरे चारे कम से कम 2 गुना यानी कि 20 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम 400 किलोग्राम वजन वाले पशु को जरूरी है देना जी। तो अगर हम 20 से 25 किलोग्राम उसको हरा चारा देंगे तो जो पशु जिसकी जरूरत 10 किलोग्राम सूखे चारे की है वो 5 से 6 किलोग्राम सूखा चारा ही खाएगा, क्योंकि जो हरे चारे के माध्यम से भी सूखे पदार्थ की पूर्ति पशु की हुई है। तो इसमें दूसरी जो बात है, तीसरी खास प्रमुख रूप से दाना मिश्रण। दाना मिश्रण जो है बनाना, उसमें खास तौर पे सारे मिलता इसमें प्रोटीन जो है, फैट और मैं कहूँगा कि जो है ना ऊर्जा और खनिज तत्व, पानी, ये जो है ना आवश्यक तत्व है इसके संतुलित आहार बनाने के लिए। और मैं जो हरे चारों के बीच में बात कर रहा था, हरे चारे खास तौर पे जब हम चरा रहे हैं तो 1-2 दिन ज्यादा के जो है ना रखें घर में, क्योंकि बरसात के मौसम में खास तौर से खेत में कई बार पानी खड़ा हो जाता है तो उस अवस्था में हम खेत में खड़े पानी का हरा चारा खिलाना हानिकारक है पशु। तो हम 1-2 दिन पहले काट के अपने घर में अगर गड्ढे को डाल देंगे तो उसकी नमी जो है कम हो जाएगी, और अगले दिन जो है कटाई करके उसकी फिर जो है खिलाने के लिए डालेंगे तो उसमें नमी की कमी आ जाएगी, अफारा नहीं होगा पशु। जी तो डॉक्टर, जो मैं दाना मिश्रण की बात बता रहा था, इसमें मोटे तौर पर जैसे दाना मिश्रण आप अपने घर में बना सकते हैं। इस मौसम में खास तौर से 1 हफ्ते से यानी कि 1 सप्ताह से ज्यादा का दाना मिश्रण ना बनाए। दाना मिश्रण में कैसे बनाना है, आपने क्या क्या लेना है, 100 किलोग्राम दाना मिश्रण बनाने के लिए आपने मोटे तौर पे उसमें 3 हिस्से कर लेते हैं वैसे मोटे तौर पर, परंतु 40 किलोग्राम जैसे अनाज ले लिया आपने, उसमें गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जौ है। जौ गर्मी के मौसम में थोड़ा सा, ये जो मौसम है इसमें ज्यादा ले लें, बाजरा कम लें। और इसके साथ जो इसमें 30 से 32 किलोग्राम खड़े ले लें, 2-3 प्रकार की, जैसे आपकी जो है ना सरसों की खड़ है, मूंगफली की खड़ है, दिनोड़े की खड़ है, सोयाबीन की खड़ है, जो आपके पास उपलब्ध है अच्छी गुणवत्ता वाली,
और कम रेट है वो ज्यादा ले लें, और जो महंगी है थोड़ी सी दूर से लेके आते हैं वो ज्यादा कम ले लें थोड़ी। और इसके अंदर 25 किलोग्राम चोकर मिलाएं। चोकर छाना जो गेहूं का बचा है या चने का पोलर, जो चना की दाल निकालने के बाद जो पोलर बचता है, चना चूनी बोलते हैं उसको, वो मिलाएं। और इसके अंदर 1 किलोग्राम जो है ना नमक जो हम खाते हैं, और 2 किलोग्राम खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण देना डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि खनिज मिश्रण के कमी की वजह से पशुओं के अंदर जो है ना, कई बार जो मैंने कैंप लगाए हैं रोहतक जिले के आसपास और हरियाणा में सारे में लगाया है, यूनिवर्सिटी में जो है ना, उन कैंपों के अंदर जो हजारों पशुओं का इलाज हमने करवाया, उसमें ज्यादातर जो समस्या पाई कि भाई इसमें जो है ना किस तरह के जो है ना पशु ज्यादा बीमारी वाले आए, तो उसमें प्रजनन संबंधी जो है ज्यादा बीमारियां और जो है ना उसमें विकार थे पशुओं के अंदर। तो उसका जो हमने खून के और बाल के नमूने लेके यूनिवर्सिटी में जो है जांच करवाई सार में अपने जो HKU में, और अब लुआस है हमारी। तो उसमें पाया कि ये जो खनिज तत्व हैं इनका हिस्सा कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट जस्ता, इनकी कमी 50 से 90% जब जो है पशु के जो हमने नमूने जांचे हैं उनके अंदर पशु के अंदर कमी पाई। और यही कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कोबाल्ट जस्ता, ये जो है ना मैं कहूँगा कि 80% काम करता है कैल्शियम फास्फोरस। शरीर की बढ़वार है, उसकी बनावट है, उसकी जो उत्पादन है दूध का, और बीमारियों से बचाव है, उसकी हड्डियों का विकास है बच्चों में। तो इनकी कमी के कारण जो मैं कहूँगा कि पशु नूनी काटता है खनिज तत्वों की कमी के कारण। प्रजनन की समस्या जो है ना उसके अंदर भयंकर रूप से ब्यात मारने की समस्या जाती है, फूल दिखाती है, यानी कि 80 से 90% जो समस्याएं पशु। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो आपने बहुत सी ऐसी जानकारियां दी हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। मैं एक बार विजय कुमार जी से भी बातचीत करना चाहूँगा। विजय कुमार जी, जिस तरह से डॉक्टर राजेंद्र बता रहे हैं हमें पशुओं को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, चाहे बरसात का मौसम हो या फिर किस तरह का खान पान उनको दे करके हम उनकी जो देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से आपने फसलों को लेकर भी जानकारी दी, कैसे हमें उनको जो भी खाद बीज प्रॉपर तरीके से खाद देनी है, पानी का ख्याल रखना है। लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीजें भी होंगी जिनका ख्याल रख के, जैसे कि बोने का वक्त है, उसके बाद पानी देने का वक्त है। बरसात के दिनों में देखते हैं कि बहुत से किसान धान में पहले से ही जो है उसको पानी दे देते हैं, तो और बरसात हो जाती है तो और खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, किसानों को? बरसात के मौसम में ज्यादातर अगर ज्यादा पानी जाता है हवा नाइट्रोजन वाली जो खाद है वो नीचे चली जाती है। तो इसलिए खास तौर पे किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि नाइट्रोजन की अगर कमी दिखाई दे तो यूरिया खाद का प्रयोग उसमें आप कर सकते हैं। खाद का प्रयोग संतुलित तरीके से ही करना चाहिए, जिस तरह से 3-4 प्रकार की खादें हैं, DAP है, पोटास है, जिंक है, यूरिया है, इनमें 4 तरह के तत्व मिल जाते हैं। तो ज्यादा यूरिया का प्रयोग ना करके तरह की खादें प्रयोग करें। कुछ खादें तो विदेशी सब्जी करनी होती है, अगर पहले किसान भाई ने नहीं दी है तो ऊपर से भी कोरियर सतरे से भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बिजाई भी जिस तरह नरमा की फसल है, अगर उसमें पोटास या फास्फोरस वाली खाद अगर नहीं दी है तो उसमें हम बिजाई भी उसमें कर सकते हैं। फूड के साथ बिजाई हम कर सकते हैं, उससे खाद की पूर्ति हो जाएगी। संतुलित खाद का ही प्रयोग करें, जिस तरह जिंक है, पोटास है, फास्फोरस है, और जिस तरह कोबाल्ट है, तो इस तरह की ये सारी जो खादें हैं वो संतुलित तरीके से ही है। यूरिया खाद का ज्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि ज्यादा यूरिया खाद देने से पौधा कच्चा हो जाता है, और कच्चा होने के बाद जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस फसल में ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए हम किसानों को यही सलाह देते हैं कि भी खाद का संतुलित प्रयोग करें। जो यूनिवर्सिटी की से मंजूर शुदा खादें हैं, मंजूर शुदा दवाई है, और जितनी डोज उतनी ही डोज किसान भाई अपने खुद देंगे। संतुलित इसमें किस तरीके से रख सकते हैं, अनुपात क्या रहना चाहिए सर? अनुपात जो होता है अलग अलग फसलों के लिए, जिस तरह मैं कपास की बात करूँ तो उसके अंदर 10 किलो जिंक की मात्रा होती है, जिसमें 2-3 तरह की जिंक आती है। जिस तरह 21% वाली जिंक है वो हम 10 किलो दे सकते हैं। तो पोटास जो है वो इसमें अभी की कपास जो है उसमें 40 किलो तक हम पोटास
दे सकते हैं। तो DAP की मैं बात करूँ तो एक बैग 50 किलो का जो आता है वो एक बैग, उसके अंदर जो मात्रा होती है वो 18-40 के अनुपात से होती है। अगर दूसरी खाद हम दें तो उस हिसाब से हम जिस तरह NPK है तो इसको के जो सेंटर बने हुए हैं या जो हरियाणा सरकार के मंजूर शुदा जिस तरह SLRDC वगैरह भूमि सुधार निगम है उनके लिए खादें मिलती है। तो अच्छी संस्था से खाद खरीदें। संतुलित का मतलब ये है कि जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो शोध करके जितनी इनकी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा दें। ज़्यादा खाद देने से पैसे का भी नुकसान है और फसल में भी कोई नुकसान हो सकता है। जी बलविंदर सिंह जी, आप लोग पशु पालते हैं, खेती बाड़ी के साथ साथ क्या क्या ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों को आती हैं, खासकर बरसात के दिनों में? सबसे पहले तो मैं पशुपालक किसान को नमस्कार करता हूँ सर जी। उसके बाद जय डॉक्टर साहब बताया, बहुत अच्छी बातें सुनाई उन्होंने। पर जैसे बोले भी जैसे मुंह खुर की बीमारी आती है आजकल तकरीबन 15-20 साल से बहुत कम आती है हरियाणा के अंदर। तो जय डॉक्टर साहब ने बताया भी जैसे आजकल बरसात का मौसम है इसमें मक्खी मच्छर होते बिल्कुल होते हैं सर। जैसे इसका इलाज हम मच्छरदानी से अंदर धुआं करके मच्छर को भगाने की कोशिश करते हैं ताकि दुधारू पशु को ज्यादा दूध असर ना पड़े, क्योंकि आजकल मच्छरों की वजह से दूध बहुत कम होता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की है ये साथ में थे, उन्होंने एक चीज भूल जाते हैं किसान की तरफ, किसान की आय क्या है इसके अंदर पशुपालक में। देखो आज डॉक्टर साहब ने बताया अभी इतना चारा होना चाहिए, इतना दाना होना चाहिए, अगर उसकी कैलकुलेशन लगाए तो 40-50 रुपए लीटर दूध बिकता है बाजार में। तो किसान जो पशुपालक किसान है वो घाटे में चल रहा है। इसकी तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कम से कम 100 रुपए प्लस होना चाहिए इसका रेट, जो कि किसान बलविंदर जी मैं एक बात बीच में रोकूंगा। आज हमने 2 एक्सपर्ट लोगों को बिठाया है, वो इसलिए कि किसानों को क्या सावधानी रखनी है और पशुओं को लेकर क्या सावधानी रखें। तो ये दोनों एक्सपर्ट जो हैं ये आप लोगों के लिए जो ऐसी बात बता रहे हैं और आप लोग अपनी समस्या का बयान कर सकते हैं। आप लोग किसान हैं, पशुपालन में क्या क्या दिक्कतें आपको आती हैं, खेती बाड़ी में क्या दिक्कतें आती हैं? बलविंदर। अब सर पता क्या, वही तो बोल रहा हूँ, पशु तो हरियाणा के लोग शुरू से आपको पता है कि बहुत ज्यादा रखते हैं, लेकिन इस वजह से पीछे हटने लग गए कि जो गेहूं मतलब जो अपना इसका दूध का रेट है उसमें बहुत कमी आ गई। 40-50 रुपए लीटर दूध बाजार में बिक रहा है, जो कि पशु के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी आय पूरी नहीं होती, उसको घाटे में जा रहा है। इसलिए हरियाणा का कोई भी पशुपालक है उसको बहुत कम रखने लगा है डंगरों को। और बाकी डंगर है तो फायदे की चीज है, पर क्या करे कि इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है पवनजीत जी, जो बात बलविंदर कह रहे हैं, बलविंदर कह रहे हैं कि पशुपालन भी आजकल फायदे का सौदा नहीं रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारा खर्चा जो है वो किसान को करना पड़ता है। चारा बहुत महंगा हो गया है और जो पहले लोग जिस तरीके का खेतों में काम किया करते थे उस तरीके का आजकल काम खेतों में रहा भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल सही है सर, उचित है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के टाइम में अगर हम सबसे पहले हमारा जुताई के ऊपर काम आ जाता है कि हमने खेत जोतना है, उसके अंदर पहले क्या है, फार्मर हाथ बलदों से या दूसरे तरीके से खेत की बुआई करता था, अब ट्रैक्टर वगैरह से बुआई करनी पड़ रही है। ठीक है, सबसे पहला खर्चा तो हमारा वहां से शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है बीज के ऊपर। बीज के ऊपर उसके अंदर भी आज के टाइम में इतना बीज के इतने महंगे महंगे कॉस्टली रेट है कि फार्मर पहले तो सोचने से ये सोचता है कि मैं क्या बिजाई करूं, मक्का बिजाई करूं या ज्वार बिजाई करूं, और दोनों के रेट इतने ऊपर चले गए कि हमें कुछ भी उसके अंदर फायदा नहीं दिख रहा। कि आज के दौर में अगर दूध का रेट देखा जाए तो दूध का रेट आज कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उसके कुछ भी ना होने के कारण, इस कारण पहले जैसे फार्मर कम से कम अच्छे फार्मर और अच्छे पशुपालक थे जो बहुत पशु रखते थे, आज के टाइम में वही अपने सिर्फ घर के गुजारे के लिए ही पशु रख रहे हैं, ना कि वो इस चीज को एक व्यवसाय के रूप में या व्यापार के रूप में इसको चालू रखना चाहते हैं। और रही उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बताया कि इसके ऊपर दाने के ऊपर बात है कि हमारा जो इसके अंदर दाना है, दाने के ऊपर एक कॉस्ट इतनी आ जाती है कि सर अब मार्केट में ये हो जाता है कि भी हम जाने से पहले ये सोचते हैं घर से दाना लें या बाजार से दाना लें। घर से लेके जाएं तो उसका वो हमें समर्थन मूल्य वो नहीं मिल पाता उसका वो। ठीक है, और दूसरी बात रही पशुओं के लिए खनिज तत्वों की बात, कि मैं ये फार्मर से, मैं जिम्मेदारों से यही, अपने भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो जो हमारा जो हमारा ये खाद आती है उसके अंदर हमारी 3 रकम रहती है। सबसे मेजर ये रहती है कि जैसे हमारा हो गया फास्फोरस, नाइट्रोजन और आपका ये पोटाश। उसके बाद हमारे 3 तत्व आ जाते हैं, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद हमारे पास 5 और बचते हैं जो 5 फार्मर ना तो कोई डालता है ना कोई उनको सुझाव देता है।
और उसके लिए फार्मर को ये भी जरूरी है कि जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, बोरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये 7-8 तत्व वो है कि जिसको धरती की जरूरत है, और वही खेत के अंदर, वही हमारे चारे के अंदर अगर हम उनको खेत में डालेंगे, खेत से आएंगे कहाँ, वो चारे के अंदर ही आएंगे। जिमीदार क्या करता है, दुकान से लेके आने में आसानी होती है, वो सोचता है कि मैं डॉक्टर की दुकान पे जाऊंगा, कैल्शियम की बोतल ले आऊंगा, कैल्शियम की पीपी ले आऊंगा। तो मेरी किसान भाइयों से यही गुजारिश है कि इन तत्वों को आप नीचे डालो, जिससे आपकी जमीन की उर्वरता शक्ति भी बनी रहे और आपके चारे के अंदर आए, जो आपके पशु को मिले। बिल्कुल जी पवनजीत जी, बहुत बढ़िया जानकारी आप सबने आज दी। आप किसानों ने अपनी समस्याओं को उठाया है। वक्त मुझे रखना पड़ेगा, ध्यान वक्त का। और 2 विशेषज्ञ हमारे साथ थे, विजय कुमार रिटायर्ड खंड कृषि अधिकारी जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बात रखी, डॉक्टर राजेंद्र जी पशु विशेषज्ञ जिन्होंने पशुओं के बारे में जानकारी दी, और बलविंदर सिंह जी आपने किसानों की समस्या को भी उठाया, साथ साथ में ध्यान क्या रखना वो भी जानकारी दी। पवनजीत जी आपने भी इसी तरीके से अपनी बात रखी। शुक्रिया आप सभी का। आपके लिए, किसानों के लिए जानकारी हो सकता है बेहतर साबित हो, क्योंकि अक्सर कई ऐसी चीजें हम कर देते हैं बिना जाने या अनजाने में, जिससे हमारी फसल को नुकसान होता है, उससे हमारे पशुधन को भी नुकसान होता है। प्रॉपर रखरखाव के न करने की वजह से हमारे पशु जो हैं वो हो सकता है बारिश के दिनों में बीमारियों की भेंट चढ़ जाएं। तो हमें ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें डॉक्टर साहब ने जो बताई उनका ख्याल रखना है। उसके साथ साथ फसलों को लेकर भी कितने आप लोगों को उनको खाद, मिनरल सब कुछ देना है। पूरा अगर आप अपनी फसलों को देंगे तो आपकी फसलें सुरक्षित रहेंगी। लेकिन बरसात के दिनों में सबसे बेहतर उपाय यही होता है कि किसी न किसी तरीके से खेत के पानी को समय रहते निकाला जाए। अगर बहुत ज़्यादा समय खेत में पानी खड़ा हो जाएगा तो आपकी फसल खराब हो सकती है। ये किसानों की चिंता भी। और दूसरी तरफ किसान ये भी कह रहे थे कि सरकारों को किसानों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि किसान का जो लागत की बात करें, वो चाहे पशुओं की बात करें या इसके साथ साथ चाहे हम उसके अनाज को बोने से लेकर उसके काटने तक, अपने घर लेकर आने तक में बहुत सारा खर्चा उसको उठाना पड़ता है, उसका भी सरकार ख्याल रखे। तो ये सारे वो टिप्स हैं जिनका ध्यान रखकर किसान को जो है सबल बनाया जा सकता है। आज के लिए चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।